हेलो, मैं आनंद आप सभी को प्रबुद्ध कच्छ चैनल में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ट्यूसडे को हमारा साइंस का क्लास होता है। साइंस की क्लास में जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं वो है एनर्जी। पिछले वीक हमने यांत्रिक ऊर्जा के यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का बात किया था। इस सप्ताह हम लोग करेंगे थर्मल एनर्जी यानी कि ताप ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा। उष्मा जो है सभी तरफ है, बिना उष्मा के ये जो है ये बहुत बड़ा आइस का गोला बन जाएगा। हालांकि आइस में भी उष्मा है, यानी कि आप बोल सकते हो आपके शरीर में, पेड़ पौधे में, टेबल कुर्सी, पानी, बर्फ, पृथ्वी, सभी में उष्मा है। लेकिन ये क्या है और इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है वो हम देखते हैं आगे। लेकिन उससे पहले मैंने हर एक बार ये बताया है कि मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम जो इस वीक जन्म लिए हैं, यानी कि पिछले कभी भी, हम उसको याद करेंगे और उसके कुछ जो सहयोग है, उन्होंने जो चीज हमारे मानव सभ्यता को दिया है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है लॉयड बायर बर्नौली। इनका जन्म 1 फरवरी को हुआ था। ठीक है, ये अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं। इन्होंने आयनोस्फीयर की ऊंचाई और घनत्व को मापा था, यानी कि हमारे जो वातावरण में स्फीयर है उसमें जो आयनोस्फीयर है इनका पता इन्होंने किया था, उसकी ऊंचाई पता की थी। दूसरे हैं 1 फरवरी को भी इनका जन्म हुआ है एमिलियो सेग्रे। एमिलियो सेग्रे, नोबेल प्राइज मिला था इनको। इन्होंने प्रोटॉन मतलब एंटी प्रोटॉन की खोज की थी। एक एंटी प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें प्रोटॉन के समान द्रव्यमान तो होता है, लेकिन उसका जो चार्ज होता है उस पे वो उसके विपरीत होता है, यानी कि प्रोटॉन वैसे पॉजिटिव चार्ज है, एंटी प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज का होगा। साथ ही इनको एक और भी महत्वपूर्ण आविष्कार के लिए जाना जाता है। इन्होंने पहला मानव निर्मित तत्व बनाया, यानी कि तत्व तो प्रकृति में पहले से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें, लेकिन इन्होंने टेक्टेनियम तत्व बनाया जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, और एस्ट्रेटिन तत्व बनाया जिसका एटॉमिक नंबर 85 है। टेक्टेनियम प्रकृति में धरती पे कहीं भी पाया नहीं जाता है। एस्ट्रेटिन तो पाया भी जाता है, लेकिन टेक्टेनियम धरती पे मिला नहीं, नेचुरल रूप में इन्होंने बनाया तो पता चला। ठीक है, तीसरे वैज्ञानिक हैं जॉन ग्लोबर। ये अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के हैं, रसायन शास्त्र के हैं। इन्होंने एक ग्लोबर टावर बनाया जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण आसान किया गया। तीसरे हैं लोडोविको फेरारी। ये इटालियन गणितज्ञ हैं, यानी कि मैथमेटिशियन, और इनको श्रेय जाता है चौथे पावर, यानी कि क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक के बाद आप बोल सकते हो क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी कि चतुर्थक समीकरण का रूट निकालने का तरीका इन्होंने पहली बार दिया। हमारे एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ये ऐसी महिला है जिसको माना जाता है विश्व की ये प्रथम महिला डॉक्टर हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने एमडी का डिग्री हासिल किया। इनका जन्म 3 फरवरी 1821 में हुआ था। क्लाइड डब्ल्यू थॉम्बक, इनका जन्म 4 फरवरी 1906 में हुआ था, और ये खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने पहली बार प्लूटो की खोज की। इन्होंने 13 मार्च 1930 में प्लूटो की खोज की। फ्रेडरिच हंट, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो परमाणु और अणु है, मॉलिक्यूल और एटम, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक रचना, यानी कि उसमें किस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, इनका पता किया। और ये हमको पढ़ाया जाता है, इन्होंने प्रसिद्ध हुंड रूल दिया है इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के लिए।
ये आप जब हम देखेंगे, जब हम बड़े होंगे, मतलब जब हम उस क्लास में जाएंगे। फिर हैं रॉबर्ट हॉफस्टेटर। 5 फरवरी का जन्म हुआ 1915 में, और इन्होंने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आकार, मतलब साइज को मापा। सबसे लास्ट जो 5 फरवरी को 1840 में जन्म हुआ, आप जानते हो, जॉन बॉय डनलप। आप ये नाम नहीं जानते, लेकिन डनलप को जानते होंगे। ये डनलप टायर आता है, आप जानते होंगे। ये जो है, ये वही आदमी है जिन्होंने पहली बार हवा से यूज होने वाला टायर का आविष्कार किया है। तो इस सप्ताह के वैज्ञानिक ये सारे हमारे हैं। इन सबको याद करते हुए हम साइंस में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है ऊष्मा ऊर्जा। तो जब ये धरती में कभी भी आया होगा जीवन, एग्जिस्टेंस में, इस धरती में जीवन जब भी आया, तो उसका श्रेय 3 चीजों को महत्वपूर्ण जाता है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है वाटर, पानी, और तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बाद में बात आता है, लेकिन ऊर्जा और पानी की तो जरूरत जरूर है। और उस समय ऊर्जा हमें 2 तरह से मिल सकती थी। एक तो सूरज, जो कि नेचुरल ऊर्जा का स्रोत है, और दूसरा हमारी धरती खुद गर्म है, जिसका कोर में भी क्या है, ऊष्मा। या अगर आप देखो, ये दोनों ऊष्मा है, यानी कि सूरज में भी ऊष्मा एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, ताप ऊर्जा, और कोर में भी ताप ऊर्जा। यानी कि ताप ऊर्जा हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब मानव ने खुद का आग बनाया, यानी कि खुद का ताप ऊर्जा बनाया, यानी कि खुद का छोटा सा अपना प्राइवेट सूरज बनाया, तो ये प्रकृति बहुत चेंज हमने किया इस आग के द्वारा। इसी आग के द्वारा हमने रात को रोशन किया, पहले मसालों से, लालटेन से, लैंप से। इसी आग के द्वारा हमने खाना पकाना सीखा। तो ये ताप ऊर्जा है जिसने हमें जिस स्टेज में थे और जिस स्टेज में आए, जो अभी जिस स्टेज में हैं, वहां तक लाने में ताप ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऊर्जा, ये ताप ऊर्जा है क्या। अब देखो कि कोई भी जो वस्तु है, उसमें अणु और परमाणु होते हैं, और वो जो अणु परमाणु है, वो ठोस हो सकता, वो जो अणु परमाणु का जो सम्मिश्रण है, जो मिला जुला रूप है, उसको हम 3 बातों से जानते हैं: ठोस, तरल और गैस। और ये जो चीजें हैं, इसका होना ताप ऊर्जा पे निर्भर होता है। यानी कि कोई भी चीज गैस होगा, या ठोस होगा, या तरल होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके आयन में ताप ऊर्जा कितना है। उसके आयन में ताप ऊर्जा अगर अधिक है, तो वो निश्चित रूप से गैस होगा, क्योंकि वो उसके कणों को दूर रखे। तो इसलिए किसी पदार्थ का किस रूप में होना है, वो ताप ऊर्जा पे निर्भर करता है। ताप ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ जाती है, एक वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाती है। ये तय करता है कि किधर अधिक ताप है और किधर कम ताप है। तो ताप ऊर्जा बेसिकली ज्यादा ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। ये 2 वस्तुओं के ये जो हमने बात किया, ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा, यानी कि ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ ये गमन करती है, यानी कि चलती है। ताप ऊर्जा क्या है। अब देखो कि कोई भी वस्तु में सिंपल अगर जैसा है वैसा है, तो उसका एक
उसके मॉलिक्यूल में एक वाइब्रेशन हमेशा होता है। वो मॉलिक्यूल अपने जगह पे यानी कि दोलन करते हैं, मतलब हिलते हैं, और ये उसके तत्व का स्वाभाविक गुण होता है, उसको हम नहीं बदल रहे हैं। लेकिन ताप ऊर्जा हम, ये उसका अपना गुण है, ये उसका अपना इंटरनल हीट है, इंटरनल ऊर्जा है, और ये सब में होता है, गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो। ताप ऊर्जा हम उसे कहते हैं जब हम एक्स्ट्रा उसमें गर्मी दे रहे हैं, बाहर से हम उसको ताप दे रहे हैं, तो उसके अणुओं में या परमाणुओं में चेंजेस आने शुरू होते हैं, और वो चेंजेस उसके अवस्था परिवर्तन तक ले जाता है। ठीक है, अब हम एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जो है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इनका जन्म 24 दिसंबर 1818 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई 11 अक्टूबर 1889 में। ये एक इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे। ताप ऊर्जा पे इनका बहुत सारा काम है। सबसे पहला काम, इन्होंने बोला कि उष्मा की प्रकृति क्या है, यानी कि ताप ऊर्जा, उष्मा की प्रकृति क्या है। उष्मा की प्रकृति जैसे वो मैटर के स्टेट को चेंज कर सकता है, वो किधर से किधर जा सकता है, उसके क्या क्या गुण हैं, ये इन्होंने दिया। इन्होंने एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी दिया, मतलब ये उनका हमारे ऊपर मतलब देन है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम, जो कि मैं हमेशा बताता हूं कि ऊर्जा न जन्म लेती है न मर सकती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में जाती है, ये भी इन्होंने दिया था। पदार्थ की अवस्था और उनके परिवर्तन का जिम्मेदार ताप ऊर्जा है, ये इन्होंने बताया। यानी कि कोई चीज सॉलिड है और वो लिक्विड बन गया है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? ताप ऊर्जा, ये इन्होंने बताया था। और इनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे एक ताप को मापने का एसआई मात्रक हमने बनाया, मतलब हम लोगों ने एसआई यूनिट, जिसको जूल बोलते हैं, ताप को मापने के लिए। अब अगर ताप एक ऊर्जा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। तो अब हमने बात भी किया कि ताप ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ जाता है। कैसे जाता है? तो इसके जाने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या क्या? पहला तरीका है कंडक्शन। पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, और तीसरा तरीका है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कंडक्शन मतलब छोड़ो, कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी ताप एक मेटल से, जब आप एक छोर गर्म करते हो तो मेटल के अणुओं के मदद से वो दूसरे जगह पहुंचता है। होता कैसे है ये? अगर इसको हम समझना चाहें तो थोड़ा सा हम उस पर काम कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर एक मेटल का रॉड है ये, तो इसमें अणु ऐसे अणु होते हैं। ये है, मान लो ये अणु है, बहुत सारे अणु इसके अंदर होंगे, बहुत सारे। और ये अणु अपने जगह पे ऐसे ये अणु जो है अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा होगा। ठीक है, ये इसका नेचर है। अब हम इसको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। कौन सा एनर्जी? ताप एनर्जी। ताप एनर्जी जब हम इस मेटल को देते हैं तो ये एनर्जी इसको ट्रांसफॉर्म होता है, ये एनर्जी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, एक्स्ट्रा ऊर्जा। जब इसको एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलता है तो ये अपने जगह पे ये ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगता है। इसके वाइब्रेशन से क्या होता है कि ये जो परमाणु है, इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये एनर्जी गेन करने लगता है, इसको एनर्जी मिलने लगता है, तो फिर ये भी वाइब्रेशन शुरू करता है, इसका एनर्जी इसको मिलता है, ये भी वाइब्रेशन शुरू करता है, और ये एनर्जी हम कंटिन्यू रखते हैं, ये वाली एनर्जी जो हम एक्सटर्नल बाहर से सप्लाई कर रहे हैं।
और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते होते दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। तो ये जो तरीका है ताप के जाने का, चलने का, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं। दूसरी बात है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जनरली गैस और लिक्विड में होता है। अब देखो, अगर ये एक लिक्विड है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये लिक्विड है, यहां से यहां तक लिक्विड है। तो ये लिक्विड होने पे क्या होगा कि जब हम गर्म करेंगे तो पहले तो ये बर्तन गर्म होगा। ये बर्तन के गर्म होने के बाद इससे जो सटा हुआ लिक्विड है वो गर्म होना शुरू होगा। ये जब गर्म होगा, गर्म होने के बाद चीजें हल्की होती है, तो ये वाला जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये सारे लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा, हल्के होके ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो भारी, मतलब जो ठंडा जो लिक्विड है, यानी कि जैसे पानी ही मान लो, वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तो गर्म ऊपर जाता है, ठंडा नीचे आता है, फिर ये गर्म होके ऊपर जाता है, फिर जो दूसरा ठंडा है वो नीचे आता है। यानी कि जो हल्की है वो ऊपर चली जाती है और जो भारी है वो नीचे की तरफ आती है। और ये जो तरीका है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं या संवहन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संवहन। ठीक है, अब ये दोनों बातें अगर गैस भी होता है तो ऐसा, मान लो कि ये आपका रूम है, ये रूम में यहाँ पे आप आग जलाए हुए हो, तो आग जलाए हो तो क्या यहीं पे गर्मी होती है? गर्मी, ये गर्म तो यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी वही हाल होता है कि हम ये हवा को गर्म करते हैं, ये हवा ऊपर जाती है, फिर ये हवा नीचे की तरफ आती है। तो इस तरह से ये हम ऊपर की सारी हवाओं को गर्म कर देते हैं। इस तरह से संवहन के जरिए हम अपने मतलब लिक्विड को, दूध हो, पानी हो, इनको गर्म करते हैं। कमरा भी उसी तरह से गर्म होता है, इस तरह से होता है। अब तीसरा जो है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब विकिरण। विकिरण एक ऐसा चीज है जो कि हम रोज देखते हैं, यानी कि मतलब बिना किसी मीडियम के। अब देखो, ये अगर हम बात करें इसकी, ये गर्म हुआ क्योंकि इसमें गैस या तरल है, यानी कि गैस या तरल है। हम हीट गैस को देते हैं, गैस आगे को देता है, आगे को देता है। यहां भी कुछ ना कुछ है, हम एक एटम को एनर्जी दिए, वो दूसरे को दिया, वो तीसरे को दिया, वो चौथे को दिया, ऐसे करके ये एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है, ऊर्जा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, हम इसको गर्म दे रहे हैं, ये इसको दे रहा है, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते ये पूरा सिस्टम गर्म हो जाता है। यहाँ पे आप देखो, इस जगह दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे गर्मी दे रहे हैं और ये ऊपर की तरफ पानी जा रहा है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से ये सब में मीडियम है। लेकिन आप ध्यान दो कि सूरज से जो गर्मी हम तक पहुंचती है, हवा तो धरती के पास है, मतलब धरती के कुछ किलोमीटर, मतलब समझो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर तक वातावरण है हमारा, है ना, समझो इतना है। लेकिन सूरज तो हमसे मिलियन किलोमीटर दूर है, बहुत अधिक दूर है। तो वैसे हालत में हवा के द्वारा तो एनर्जी, उष्मा की एनर्जी हम तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हवा के द्वारा जब वातावरण में, धरती के वातावरण में आएगा तो हम तक पहुंचेगा। लेकिन धरती के वातावरण तक वो कैसे पहुंच रहा है? तो इसको, ये जो प्रोसेस है एनर्जी के चलने का, उस उष्मा के चलने का, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये उष्मा के संचरण का बात कर रहा है। 3 तरह का संचरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम बात करते हैं कि उष्मा का उपयोग हम लोग क्या क्या करते हैं। उष्मा है तो हम लोगों ने सबसे पहले उष्मा का उपयोग क्या किया? खाना पकाना। हम लोग खाना पकाते हैं, उसके बाद उससे हम रोशनी भी पाते हैं। जब हम मतलब आग से हम रोशनी भी पाते हैं। दूसरा जो सबसे इस्तेमाल किया वो किया हमने इंजन चलाया। जो स्टीम इंजन हम लोगों ने चलाया वो इसी तरह से चलाया, मतलब हम
स्टीम को अंदर की तरफ डालते हैं, ये पिस्टन को बाहर करता है प्रेशर के कारण, और ये जो है उस प्रेशर से इसका चलना होता है, और ये इसी तरह से ट्रेन भी आगे बढ़ती है। तो हमने दूसरा काम किया कि उष्मा से इंजन चलाया। तीसरा काम किया हमने, उष्मा को परिवर्तन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम यहां पे एक चलाते हैं, यहां पे आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद ये यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करता है, ये जो पानी है ये भाप बनाता है गर्म होके, फिर ये ऐसे होते हुए ये इस लीवर को चलाता है, इससे चलने पे यहाँ चलता है, और यहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। तो इस तरह से जो उष्मा ऊर्जा का हमने आगे का इस्तेमाल किया, वो किया हमने यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का एक और रूप हमारे पास है, वो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर ग्रिड। हमने यहाँ डायरेक्ट जो सन का जो उष्मा ऊर्जा है वो इस प्लेट पे लिया, और ये प्लेट यहां से एनर्जी बना के यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बना के हमको देता है। तो आज हमने देखा कुछ वैज्ञानिकों के जन्मदिन जो इस वीक के आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा बेसिकली है क्या। उसके बाद हमने एक महान वैज्ञानिक के बारे में जाना, वो जेम्स प्रिस्कोट जूल के बारे में, जिन्होंने उष्मा ऊर्जा पे बहुत सारा काम किया, और उनका बहुत बड़ा देन है हम लोगों को। फिर हमने उष्मा ऊर्जा का संचरण देखा, यानी कि अगर कोई वस्तु है उसमें अगर संचरण हो रहा है तो कंडक्शन के द्वारा होगा, फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन के द्वारा होगा यानी कि संवहन के द्वारा होगा, और रेडिएशन यानी कि विकिरण के कारण सूर्य से हम तक जो रोशनी पहुंचती है वो विकिरण, जो उष्मा पहुंचती है वो विकिरण के कारण होता है। फिर हम लोगों ने देखा उष्मा ऊर्जा का उपयोग हम कैसे कैसे कर रहे हैं और कैसे कैसे करेंगे। इसके साथ हमको आपको कुछ क्वेश्चंस मैं भेजूंगा, उसका आप जवाब दो। थैंक यू। और अगर इसमें कुछ बातें समझ में नहीं आई हो या इससे कुछ ज्यादा आपको जानना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।